जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं इतिहास का एक नया टॉपिक, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है और कितने राजवंशों ने इस साम्राज्य पर शासन किया, कब से कब तक चलता है, वो भी ख्याल रखें 1336 से लेकर 1650 ईस्वी तक। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। याद रखें, आज की क्लास में हम इन चारों संगम वंश, सालू वंश, टुलू वंश और अराविडु वंश को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको इब्राहिम लोदी तक का बता दिया था कि किस तरह से बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और मार गिराता है। ठीक है, तो अब आप सोचते होंगे कि बाबर को क्यों नहीं पढ़ाया, तो उससे पहले भी कुछ चीजें हैं जिसको हम डिस्कस करते जाएंगे। अब इस क्लास के बाद हम लोग जब बहमनी साम्राज्य को जब खत्म कर देंगे, विजयनगर साम्राज्य के बाद, तो उसके बाद हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आजकल जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मेरे गुरु जी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, किस तरह से बच्चे सुबह, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, किसी भी मौसम में सुबह 4:30 बजे सारे बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सारे आके बैठ जाते हैं। जगह नहीं रहती बैठने के लिए। ठीक है, तो मेरे गुरु कितने प्यार से उनको मोटिवेट भी करते हैं, इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ वो इंसान बनना भी सिखाते हैं कि आपको इंसान को रहना कैसे चाहिए। वो तो आप लोग उनके लेक्चर में, उनकी क्लास में आप लोग देख भी रहे होंगे। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत पसंद आ रही होगी और आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और भी जितनी भी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें भी आपको हर एक चीज क्लियर होती जाए। ठीक है, तो आइए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो देखें, विजयनगर साम्राज्य मध्यकाल में स्थापित होने वाला पहला हिंदू राज्य था। ये आप लोग ध्यान रखें। अगर एग्जामिनर का मूड बन गया ठीक है, अगर उसने ये सोच लिया कि मुझे ये पूछना है कि मध्यकाल में स्थापित होने वाला पहला हिंदू साम्राज्य या पहला हिंदू राज्य कब स्थापित हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य में स्थापित हुआ था। ठीक है, यह क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन में स्थित होने वाला राज्य कौन सा था, तो पहला हिंदू राज्य था। कौन सा? ये। ठीक है, संगम वंश। तो आगे देखें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करता है। ठीक है, तो दो भाई रहते हैं जिनका नाम होता है, एक का नाम है हरियर और एक का नाम है बुक्का। ठीक है, हरियर बुक्का। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए, नाम हरियर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, जो तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे। ठीक है, क्या हुआ था, इन पर आक्रमण कर दिया गया था और इन दोनों को बंदी बनाकर कुछ दिनों तक रखा गया था। उसके बाद जो है ना, इनको जो है ना कि काम्पली, मतलब आधुनिक कर्नाटक, ठीक है, आधुनिक कर्नाटक नामक राज्य में मंत्री ये बन गए थे। मतलब इनको भेज दिया गया था कि आप काम्पली आधुनिक कर्नाटक हो जाइए, और वहां के इनको मंत्री बनाकर भेज दिया गया था। ठीक है, अब ये देखें, विजयनगर का पुराना नाम हम्पी या फिर हस्तिनावती था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखें कि विजयनगर का पुराना नाम क्या है। तो विजयनगर का पुराना नाम हम्पी या फिर हस्तिनावती था। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से आप लोग नोट भी करते रहें। ठीक है, और मैं आपको आगे समझा रहा हूं। फिर देखिए, विजयनगर साम्राज्य में
4 राजवंशों ने शासन किया था। 4 राजवंशों ने, कौन कौन से? पहला तो संगम वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना करते हैं हरिहर प्रथम, ठीक है। दूसरा जो वंश आता है वो सालू वंश है, जिसका स्थापना करते हैं सालू नरसिंह। कभी कभी एग्जामिनर जो है खाली सालू पूछ लेता है और कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ नरसिंह पूछ लेता है, तो दोनों को आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर उसके बाद एक नया वंश आता है जिसको हम लोग तुलु वंश के नाम से जानते हैं। फिर आखिरी में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अराविडु वंश है, जिसकी स्थापना तिरुमल करते हैं, और तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह करते हैं, ठीक है। तो संगम वंश की स्थापना कब होती है? 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक चलता है। फिर सुलु वंश की स्थापना होती है 1485 में और चलता है 1505 ईस्वी तक। और तुलु वंश का स्थापना जो होता है करते कौन है? वीर नरसिंह। कब? 1505 ईस्वी में, और चलता है कब? 1570 ईस्वी तक, ठीक है। फिर आखिरी में अराविडु की स्थापना करते हैं, अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल करते हैं। कब करते हैं? 1570 ईस्वी में करते हैं। और कब तक चलता है? तो 1650 ईस्वी तक चलता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश के बारे में जान लें कि हरिहर प्रथम ने, याद रखें, हरिहर प्रथम ने संगम वंश का प्रथम शासक था। तो संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हरिहर प्रथम किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे संगम वंश का। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संगम वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है या कौन था, तो आपको याद होना चाहिए कि हरिहर प्रथम, ठीक है। आगे देखें, इसने अनेगुडी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था भाई? तो याद रखें, इसने क्या किया? इसने अपने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? हरिहर, ठीक है, हरिहर प्रथम ने, ठीक। जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तो क्या ये जो अनेगुंडी है ये कहां पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसने विजयनगर, मतलब हम्पी, विजयनगर को हम्पी कहते हैं ना, हमने बताया ना आपको, विजयनगर का पुराना नाम क्या है? हम्पी या फिर हस्तिनावती, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसने विजयनगर मतलब हम्पी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। अब एग्जामिनर यहीं से आपको कंफ्यूज करेगा और ये पूछेगा कि हरिहर प्रथम ने अपने संगम वंश के जो है, ये जो हरिहर प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य मतलब हम्पी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। कहां का? तो आपको याद होना चाहिए संगम वंश, ठीक है, संगम साम्राज्य। तो क्या हुआ? आगे देखें, इसने अपने भाई, आगे चल के इसने अपने भाई बुक्का की सहायता से विजयनगर साम्राज्य को उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में स्थित कावेरी नदी तक विस्तृत किया, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं क्वेश्चन भी बता दूं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि संगम वंश की स्थापना किसने की? तो हरिहर प्रथम ने। इसकी पहली राजधानी कौन सी थी? तो अनेगुंडी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो हरिहर प्रथम द्वारा दूसरी राजधानी कौन सी बनाई गई थी? तो विजयनगर हम्पी को दूसरी बनाई गई थी। तो संगम वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो विजयनगर हम्पी। विजयनगर भी दे सकता है, हम्पी भी दे सकता है और हस्तिनावती भी दे सकता है। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनाएगा कि अपने भाई हरिहर बुक्का दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य को किस नदी से लेकर किस नदी तक विस्तृत किया? तो कृष्णा नदी से लेकर और दक्षिण में कावेरी नदी तक इसने विजय साम्राज्य को स्थापित विस्तृत किया था, फैलाया था। फिर देखें, 1346 में हरिहर ने होयसल राज, इसको देख लीजिए, होयसल राज को विजयनगर में मिला लिया। समझ गए? क्या कर लिया इसने?
होयसल राज्य को हरिहर प्रथम ने विजयनगर में मिला लिया था। ठीक है, फिर एक साल बाद क्या हुआ, देखो 1346 में इसने होयसल को विजयनगर में मिलाया। फिर 1347 में, फिर एक साल बाद 1347 में बहमनी साम्राज्य की इसने क्या कर दी, स्थापना कर दी। किसने क्या कर दी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। और इसी कारण इसका विस्तार जो है ना रुक गया। जब बहमनी साम्राज्य की इसने स्थापना की तो फिर इसका विस्तार जो है ना रुक गया, आगे नहीं चला। और 1356 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और जल्दी से इसको नोट डाउन भी करते रहें और फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं आगे कि किस तरह से हरिहर प्रथम के बाद बुक्का ने अपनी जिंदगी में साम्राज्य को बढ़ाने में क्या क्या किया, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हरिहर और बुक्का दो भाई थे, किस तरह से हरिहर बुक्का को इनके ऊपर युद्ध आक्रमण करके इनको अपना गुलाम बना लिया जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद इनको एक सेनापति बनाकर इन्हें भेज दिया जाता है। और इसी सेनापति बनने के बाद ये दोनों लोगों ने किस तरह से फायदा उठाया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देते हैं। स्वतंत्र राज्य की स्थापना का नाम क्या है, विजयनगर साम्राज्य, जो हमने आपको जस्ट इस टॉपिक से पहले पढ़ाया। तो उसके बाद देखिए हरिहर का जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका भाई बुक्का 1356 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की पे बैठता है और 1377 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए किसी किताबों में ये नहीं है कि हरिहर बड़े थे या बुक्का बड़े थे, तो इस तरह से अनुमान लगाया गया कि हरिहर बड़े हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में उन्होंने सबसे पहले जो सल्तनत की इस वंश की जो स्थापना की गई वो हरिहर ने ही की थी। इस हिसाब से हरिहर को बड़ा माना जाता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं बुक्का के बारे में। तो बुक्का का शासन काल है 1356 ईस्वी से लेकर 1377 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। देखिए अपने भाई की मृत्यु के बाद बुक्का 1356 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, और 1377 ईस्वी तक शासन किया। इसने किसने, बुक्का ने मदुरई को जीतकर विजयनगर में मिला लिया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि बुक्का ने किसे जीतकर, किस राज्य को जीतकर, किस साम्राज्य को जीतकर विजयनगर में मिलाया था, तो वो आपका होगा मदुरई में। ठीक है, मदुरई को जीतकर बुक्का ने विजयनगर में मिला लिया। यह एक महान योद्धा, याद रखें, एक महान योद्धा भी था, राजनीतिक भी था, इसको राजनीति बहुत अच्छी तरह से आती थी। ठीक है, तथा इसको विद्या प्रेमी भी था। ठीक है, पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था ये। अब बुक्का को अभिलेखों में कहा गया है कि पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी सागरों का स्वामी कहा गया है। ये चीज आप लोग याद रखें, याद ये रखेंगे कि बुक्का को अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो यह रखें कि इसे पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी सागरों का स्वामी कहा गया है। किसे, बुक्का को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखें, इसकी महान विजय मदुरा विजय थी। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाएगा, आपको ये पूछेगा कि बुक्का की महान विजय कौन सी थी, कहां की थी, तो आपको याद होना चाहिए मदुरा विजय थी। मदुरा विजय बुक्का की महान विजय थी। ठीक है, ये चीज आप ख्याल रखें और उसको मिस मत करिएगा। और इसी विजय के कारण इसका राज सुदूर दक्षिण में और रामेश्वर तक पहुंच गया था। तो जब इसने मदुरा को विजय किया, ठीक है, जब उसको इसने मदुरा को जीत लिया और इसी जीत के कारण, इसी विजय के कारण ना इसका राज्य जो था, कौन सा राज्य, विजयनगर, इसका राज्य जो है ना सुदूर, कहाँ है, सुदूर दक्षिण में, और रामेश्वर तक ही इसका राज्य पूरा फैल गया था, पहुंच गया था। अब बुक्का ने मदुरई विजय हेतु
अपने पुत्र कंपन को भेजा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पीसीएस लेवल में, एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस वगैरह में और भी जितने भी एग्जाम्स हैं और आने वाली यूपीपी की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आप लोग ख्याल रखें, ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि बुक्का ने मदुरई विजय के लिए किसे भेजा था? तो इसने अपने पुत्र को भेजा था। इसके पुत्र का नाम था कंपन। ठीक है, कंपन से आप याद करेंगे, कोई भी चीज कांपती है, ठीक है, उसे कंपन कहा जाता है कि कंपन हो रहा है। ठीक है, तो बुक्का ने मदुरई विजय हेतु अपने पुत्र कंपन को भेजा था कि जाओ तुम मदुरई को विजय करो। ठीक है, तथा अपना एक राजदूत इसने भेजा था, कहां पर? चीन भी भेजा था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जब इसने कंपन को मदुरई विजय के लिए भेजा और एक और राजदूत को किस देश भेजा था, तो उसको याद रखें, चीन में भी भेजा था। फिर देखिए आगे, बुक्का ने वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया। मतलब प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन का मतलब ये होता है आगे बढ़ाना, सहयोग करना। ठीक है, इसने वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म को, ठीक है, वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की। ये क्वेश्चन बनेगा कि किसके उपलक्ष्य में बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो आपका आंसर होगा वैदिक धर्म को प्रोत्साहन करने के कारण। तो वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया था किसने? बुक्का ने। और इसी प्रोत्साहन के वजह से, इसी उत्सव उपलक्ष्य में इसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। आपको हरियर तक इतना ही पढ़ना था, उसके बाद बुक्का मैंने आपको बताया। आपको बुक्का के बारे में अगर जब भी कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएंगे, यकीन माने इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हरियर भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया और आपको बुक्का के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक आप ध्यान रखिएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए हरियर द्वितीय, तो हरियर प्रथम, हरियर द्वितीय, बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय में बहुत कंफ्यूजन होती है। इस चीज का आप ख्याल रखें। तो अब हम पढ़ेंगे हरियर द्वितीय। आखिर हरियर द्वितीय था कौन? हरियर द्वितीय ये बुक्का का पुत्र था। ठीक है, जब बुक्का का पुत्र हुआ, इसने अपने ही भाई के ऊपर नाम रख दिया था। ठीक है, कि हरियर, इसका भी नाम हरियर ही होगा। तो इसका हरियर द्वितीय का शासन काल चलता है बुक्का की मृत्यु होने के बाद। बुक्का की मृत्यु कब होती है? 1377 ईस्वी में। और फिर हरियर द्वितीय साम्राज्य पे बैठता है, सिंहासन में बैठता है 1377 में, और ये राज करता है 1405 ईस्वी तक। यह बुक्का का पुत्र था। ठीक है, कौन? हरियर द्वितीय। इतना ख्याल रखें कि जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए कि हरियर द्वितीय किसका पुत्र था, तो याद रखें हरियर का भाई क्या क्या नाम था? बुक्का। तो बुक्का का पुत्र कौन था? हरियर द्वितीय। इससे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह बुक्का का पुत्र था। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। इसके सिवा किसी ने भी इस उपाधि को धारण नहीं किया था इस साम्राज्य में, इस वंश में। ठीक है, क्या हुआ? हमने क्या बताया? यह बुक्का का पुत्र था। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण कर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई। देखिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको होती है, किसी भी तरह से कोई भी डाउट होता है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे ही चुका हूं। अब फिर से मैं बता दे रहा हूं, 7844085202 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन जो भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे यहाँ पे ये चीज टॉपिक नहीं समझ में आई। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से क्लियर कर देंगे। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ भी जाएगी।
क्योंकि इतने आसान लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा कंटेंट देकर बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हरिहर द्वितीय जो 1377 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है, यह बुक्का का पुत्र था। यह विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराज धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। देखिए, एक जहां क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज परमेश्वरम बन जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर राज परमेश्वरम भी बनेगा तो भी आप टिक हरिहर द्वितीय को लगा देंगे, और राज परमेश्वर बनेगा तो भी आप हरिहर द्वितीय को टिक लगा देंगे। ठीक है, सिंहासन पर बैठ जाता है। फिर देखिए, हरिहर द्वितीय ने कई प्रदेशों पर विजय प्राप्त की, और कई प्रदेशों में कुछ प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके हम देखेंगे। पहला जैसे कनारा, ठीक है, इस पे इसने विजय प्राप्त की थी। तिरुचिरापल्ली में इसने विजय प्राप्त की। फिर मैसूर को इसने जीता। उसके बाद इसने कांची को जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखें। क्या हुआ, जब इससे सिंहासन पर बैठता है उपाधि को ग्रहण करके, तो हरिहर द्वितीय ने कई प्रदेशों पे आक्रमण कर इस पे विजय प्राप्त कर ली, जैसे कनारा, तिरुचला तिरुचिरापल्ली, मैसूर, कांची। ठीक है, ऐसे कई प्रदेशों पे इसने जो है आक्रमण करके इस पे विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखें, हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या था? पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को अपने अधीन करना। ठीक है, सबसे बड़ी सफलता बुक्का के पुत्र हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसने पश्चिम के बहमनी राज्य से बेलगांव, और बेलगांव कहाँ है, वो पश्चिमी बहमनी राज्य का एक हिस्सा था बेलगांव, और गोवा अपने अधीन करना था। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को ही जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि देखें कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने का श्रेय हरिहर द्वितीय को ही दिया जाता है, क्योंकि इसने विजयनगर साम्राज्य को बहुत लंबे में विस्तार कर दिया था, इसलिए इसको श्रेय दिया जाता है कि हरिहर द्वितीय ने ही विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया। फिर देखें, 1404 ईस्वी में, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं फिर बता रहा हूं, 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अब देखें क्या हुआ कि अब मैंने यहां लिखा है क्या, 1405 ईस्वी। देखिए, बहुत सारे किताबों में 1405 ईस्वी, ज्यादातर किताबों में 1405 ईस्वी में दिया गया है। उसके बाद भी अब थोड़े छोटे छोटे कुछ कुछ पल के लिए कुछ राजा बनते हैं, उनके बेटे लोग, उस हिसाब से जो है, जो सही में जो अब अगला शासक बनता है वो कब बनता है, 1404 ईस्वी से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो देखें, विरूपाक्ष प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद शासक बनता है विजयनगर साम्राज्य। ये कौन थे? अब ये कौन थे? ये थे हरिहर द्वितीय का पुत्र। मैंने क्या बताया, हरिहर का भाई कौन, बुक्का, बुक्का के पुत्र कौन, हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय का पुत्र कौन, विरूपाक्ष प्रथम, जो गद्दी में बैठता है कब, 1404 ईस्वी में। ये कौन है? ये है हरिहर द्वितीय का पुत्र। अब पिता की मृत्यु के बाद 1404 ही ईस्वी में विरूपाक्ष प्रथम ने अपने भाइयों से लड़कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जैसे ही हरिहर द्वितीय की मृत्यु होती है, उसी पल विरूपाक्ष प्रथम ने लालच में आकर अपने भाइयों से, इनके 3 भाई थे, ठीक है, हम सारी चीजें आगे क्लियर कर देंगे, परेशान मत हो। इनके बाद जो बैठेंगे इनके भाई हैं, उनके बाद जो बैठेंगे वो भी इनके भाई हैं, हम क्लियर कर देते हैं आपको। प्रथम ने अपने भाइयों से लड़कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, परंतु सिंहासन पर अधिकार करने के कुछ ही दिनों बाद अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया। मतलब अपदस्थ क्या, हरा दिया गया था, उतार दिया गया था,
और खुद सिंहासन पर बैठ गया। अब सिंहासन पर इनके बाद कौन बैठा? बुक्का दुर्ति। ऐसे करके हम पढ़ते चलेंगे, आगे समझाते चलेंगे आपको। देखिए फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार फिर से आप लोग सुन लें कि हरियर का भाई, हरियर के बाद किसका शासन हुआ? बुक्का का। बुक्का के बाद किसने शासन किया? हरियर द्वितीय ने। हरियर द्वितीय के पुत्र कौन? विरूपाक्ष प्रथम। ठीक है, विरूपाक्ष प्रथम सिंहासन पे किस तरह से बैठता है? 1404 ईस्वी में अपने भाइयों से लड़ झगड़ कर अपने पिता की मृत्यु के बाद। हरियर द्वितीय की मृत्यु कब होती है? 1404 ईस्वी में। ठीक है, ये अपने भाइयों से लड़ झगड़ कर सिंहासन पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बुक्का दुर्ति के द्वारा इन्हें अपदस्थ करके, मतलब उतार करके, गिरा करके, ठीक है, ये खुद सिंहासन पर बैठ जाते हैं। कौन? बुक्का दुर्ति। तो वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए। तो भाइयों से लड़कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, सिंहासन पर अधिकार कर लिया, और सिंहासन पर अधिकार करने के कुछ दिनों के बाद अपने ही भाई बुक्का दुर्ति के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया और खुद सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई? समझ में आ गई है तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसके बाद हम लोग विरूपाक्ष प्रथम देख लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बुक्का दुर्ति के बारे में, क्योंकि इसने अपने भाई को अपदस्थ करके, गिरा करके सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके? बुक्का दुर्ति के बारे में। देखिए अब कि बुक्का दुर्ति के बारे में पढ़ते हैं कि बुक्का दुर्ति 1404 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और सिर्फ 1 साल तक इसने शासन किया। सॉरी, सिर्फ 2 साल तक इसने शासन किया। कब तक? 1406 तक। देखिए बुक्का दुर्ति के राजगद्दी पर बैठते ही उसी के भाई विरूपाक्ष प्रथम ने, विरूपाक्ष प्रथम कौन था? जिसे बुक्का दुर्ति ने अपदस्थ करके उतार दिया था। ठीक है, विरूपाक्ष प्रथम ने उसका विरोध किया, जिस कारण से 2 वर्षों तक ही ये शासन कर सका। ठीक है, 2 वर्षों तक शासन करने के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये डेट भी याद नहीं रखनी है, कभी कदार एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस ये सीरियल याद रखें कि विरूपाक्ष प्रथम को किसने अपदस्थ किया, या उसके बाद किसका शासन हुआ, 1404 में किसने शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद देखें, जो विरूपाक्ष प्रथम के विरोध पर इसे उतार दिया गया, 2 वर्ष तक ही इसने शासन किया। उसके बाद 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम राजगद्दी पर बैठते हैं और 1422 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। देखिए देवराय प्रथम ये कौन थे? ये हरियर द्वितीय के बाद, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था। ठीक है, कौन था ये देवराय प्रथम जो थे 1406 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पे बैठते हैं। उसके बाद ये 1422 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये कौन था? ये वास्तविक उत्तराधिकारी था, कहां का? विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, और देवराय प्रथम को देखिए, देवराय प्रथम को बहमनी सुल्तान फिरोज शाह ने के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। मतलब देवराय प्रथम जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो इन्हीं के शासन काल में बहमनी का सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह। वो फिरोज शाह तुगलक नहीं, ठीक है, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह के आक्रमण का इनको क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है, और जिसमें इनकी बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है। किसकी? देवराय प्रथम की। तो देवराय प्रथम की जब हार हो जाती है तो इन्होंने एक चीज सोचा, अक्सर सारे राजाओं ने जिन्होंने पराजय हासिल की दूसरे राजाओं से, अपनी बेटियों की शादी कर दिया करते थे। वो इसलिए करते थे ताकि इनकी जान भी बच जाए और इनका साम्राज्य इनको वापस मिल जाए। इसी लालच वश में इन्होंने, इस युद्ध में क्या हुआ था इनके साथ? देवराय प्रथम की पराजय हुई थी और तो इसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया था। ठीक है, अब देखिए आपकी क्वेरी ये होगी, क्वेश्चंस आपके ये होंगे कि इनकी पुत्री क्या नाम था? यकीन देखिए कि अब किसी भी किताबों में इनकी पुत्री का नाम नहीं आया है। ठीक है, आप कोई भी किताबें पढ़ लें
शायद किसी में हो, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, लेकिन इनकी पुत्री का नाम नहीं आया है कि देवराय प्रथम की पुत्री का नाम क्या था। पराजय होने के बाद फिरोज शाह ने जब इनको पराजय कर दिया, इनको हरा दिया, ठीक है, तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया था। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। फिरोज शाह की शादी किसके साथ हुई थी? तो देवराय प्रथम की पुत्री के साथ। फिर किसने देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया और उस बांध से नहरें निकाली थी, जिससे जो खेती करने वाले किसान थे वो आराम से सिंचाई कर सके, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया है कि इसने सिंचाई के लिए बांध बांध कहाँ बना था, ये याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी पर बनवाकर नहरें निकाली थी, ठीक है। चलिए आगे देखें। एक यात्री थे जो विजयनगर की यात्रा पर आए थे 1420 ईस्वी में, जिनका नाम था निकोलो कोंटी। क्या नाम था? निकोलो कोंटी। ये कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले थे कहाँ के? इटली के। तो निकोलो कोंटी एक इटली का यात्री था जो 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा पर आया था, ठीक है। फिर तेलुगु, और देखिए आगे, तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम के, श्रीनाथ थे, ठीक है। कौन? तेलुगु के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? श्रीनाथ, जो देवराय प्रथम के इसके दरबार में रहते थे, देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे, देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। कौन? तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। ये आप लोग याद रखेंगे कि तेलुगु के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? उनका नाम था श्रीनाथ। ये किसके दरबार में रहते थे? तो रहते थे किसके? देवराय प्रथम के, ठीक है। और इटली के यात्री ने जो 1420 ईस्वी में कौन विजयनगर साम्राज्य पर यात्रा करने आया था, जिनका नाम था निकोलो कोंटी, ठीक है। किसके राज्य में आए थे? तो आपको याद होना चाहिए देवराय प्रथम, ठीक है। आगे देखें, देवराय प्रथम की मृत्यु 1422 ईस्वी में हो गई, ठीक है। बहुत बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ इतना इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने बांध बनवा दिया और जिससे नहरें निकाली गई थी, ये आपको याद रखना है। और इनसे युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बहमनी सुल्तान के फिरोज शाह के साथ इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। युद्ध में पराजय होने के बाद इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से कर देते हैं। उसके बाद 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आता है और इन्हीं के राज्य में एक कवि रहते थे जिनका नाम था श्रीनाथ। वो तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। वो कहाँ रहते थे? देवराय प्रथम के दरबार में रहते थे। फिर क्वेश्चन बनेगा देवराय प्रथम के की मृत्यु कब होती है? तो देवराय प्रथम की मृत्यु 1422 ईस्वी में हो जाती है। और इसके बाद, इनकी मृत्यु होने के बाद, इनके पुत्र रामचंद्र जो 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, लेकिन कुछ ही महीनों में भी इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। देखें, इसके बाद इसका पुत्र रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते हैं और कुछ ही महीनों में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। किसी से जंग नहीं हुई, बस इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई वीर विजय गद्दी पर बैठता है। किसके मृत्यु के बाद? पुत्र रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र की मृत्यु के बाद इनका भाई का नाम था वीर विजय, जो गद्दी पर बैठते हैं। और वीर विजय के बाद इनकी भी कुछ ही दिनों बाद जो है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो वीर विजय के बाद इसका पुत्र देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और 1446 ईस्वी तक राज करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको यह बात सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय 1422 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं और 1446 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। यह
इस वंश का महान शासक माना जाता है। कौन माना जाता है? तो देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम नहीं, बल्कि देवराय द्वितीय जो है वो महान शासक माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का, जो जनसाधारण की में इंद्र का भवतार माना जाता है। ठीक है, भव अवतार मतलब इंद्र का रूप, इसका मतलब होता है रूप। ठीक है, भव अवतार। तो जनसाधारण में इंद्र का भव अवतार, और शॉर्टकट में भवतार ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ लिया जाता है भव अवतार। इंद्र का भव अवतार माना जाता है। एक चीज और देखें कि ये इंपॉर्टेंट है कि फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर किसके पास भेजते हैं? तो देवराज द्वितीय के पास भेजते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए, फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था। ठीक है, किसके दरबार में भेजा था? अब्दुल रज्जाक को, तो देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय का शासन कब से कब तक चलता है? तो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। ये कौन थे? ये थे कौन? किसके? रामचंद्र के भाई। ठीक है, सॉरी, वीर विजय के पुत्र। ठीक है, तो वीर विजय की मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र जो 422 ईस्वी में बैठते हैं, ये सबसे महान शासक माना गया है। किस वंश का? विजयनगर साम्राज्य वंश का सबसे महान शासक माना गया, और जो जनसाधारण में इंद्र का अवतार भी माना जाता है। और इसके शासनकाल पे, मतलब इसी के दरबार में एक फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना राजदूत बनाकर इसके दरबार में भेजता है। फिर देखिए आगे, देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को अपने सेना में भर्ती किया। ठीक है, बहुत ज्यादा तादाद में देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करता है और मस्जिद का निर्माण भी करता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान को भर्ती किया है, अगर मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां से अदा करेंगे। यही चीज को सोचकर देवराय द्वितीय ने मस्जिद का निर्माण करता है। किस वजह से? क्योंकि इसने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती करता है। ठीक है, तो मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर मस्जिद का निर्माण भी किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है एक आने वाले एग्जामों में, क्योंकि यूपीपी का भी एग्जाम आ रहा है, उसको भी हम लोग नजर में रखेंगे, टारगेट पे रखेंगे। ठीक है, और सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया और मस्जिद का निर्माण कराया। क्वेश्चन बनेगा कि किसने मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती कर मस्जिदों का निर्माण कराया है? तो आपका आंसर होगा देवराय द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब इसे गजबेटकर, अब गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। ठीक है, हाथियों को जो शिकार करते हैं उसको कहते हैं गजबेटकर। तो इसे गजबेटकर भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथियों का शिकार करने में माहिर था, प्रसिद्ध था। ठीक है, तो हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है, का मतलब क्या होता है? गजबेटकर। अगर एग्जामिनर पूछ ले किसे गजबेटकर के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा क्या? देवराय द्वितीय। अगर गजबेटकर ना आकर सिर्फ ये लगे हाथियों का शिकारी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा देवराय द्वितीय। ठीक है, ये चीज आप ख्याल रखेंगे। फिर 1446 में इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुत्र मल्लिका अर्जुन विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मल्लिका अर्जुन के बारे में। मल्लिका अर्जुन का शासन कब से कब तक चलता है? तो 1446 ईस्वी से लेकर 1465 ईस्वी तक चलता है। फिर मल्लिका अर्जुन के बाद विरूपाक्ष द्वितीय बैठते हैं, जो 1465 से लेकर 1485 ईस्वी तक राज करते हैं। उसके बाद कई राजा आते हैं, हम उसको पढ़ते चलेंगे आगे धीरे धीरे, तो आप लोग जल्दी इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसको? मल्लिका अर्जुन के बारे में। ये कौन थे? ये थे 1446 में मृत्यु होने के बाद देवराय द्वितीय के पुत्र जो मल्लिकार्जुन गद्दी बैठते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो आइए देखिए, पढ़ते हैं हम लोग मल्लिका अर्जुन के बारे में।
मल्लिकार्जुन का शासन 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो देखिए इसके समय में उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण देते हैं, और इस आक्रमण पर उड़ीसा के जो आक्रमण हुआ था, उड़ीसा वालों ने किया था, ने कोट बिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि मल्लिकार्जुन का शासन चलता है कब से कब तक? 1446 से लेकर 1465 ईस्वी तक। ठीक है, और इसी के समय में एक जहां है उड़ीसा और एक बहमनी राज्यों ने इसके साम्राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। किस पर? विजयनगर पर आक्रमण कर देते हैं। कहां पर आक्रमण करते हैं? तो विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में बहमनी राज्यों ने नहीं तो बल्कि उड़ीसा ने कोड बिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। आपको इसमें ये चीज याद रखनी है कि उड़ीसा और बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। किसके शासन काल में किया? तो मल्लिकार्जुन के शासन काल में किया था। ठीक है, और इसे उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से पराजित कर दिया था। तो उड़ीसा के कौन से शासकों ने आक्रमण किया था? गजपति शासकों ने। किसे बुरी तरह से पराजित किया? तो मल्लिकार्जुन को पूरी तरह से पराजित कर दिया, तथा कुछ वक्त के बाद इसका सिंहासन, याद रखें, कुछ वक्तों के बाद इसका सिंहासन जो है चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। पहले इसको देख लीजिए कि सिंहासन चंद्रगिरी ने नरसिंह सालू ने छीन लिया। क्या कर लिया? कि जब उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से इसे पराजित कर दिया, तथा कुछ वक्त के बाद इसका सिंहासन चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने छीन लिया। देखिए एग्जाम में अगर सिर्फ सालू लिखा हो, नरसिंह ना लिखा हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि इसका आंसर खराब गलत है। तो अगर नरसिंह नहीं लिखा है तो किसने छीना? तो सालू। क्योंकि अब हम इसके बाद सालू वंश ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? सालू। अगर मान लीजिए सालू नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है नरसिंह, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। तो क्या किया कि चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने इसके सिंहासन को छीन लिया, जो मल्लिकार्जुन का सामंत था। ठीक है, आगे देखें, 1465 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद विरूपाक्ष द्वितीय शासक बनता है। किस वंश का? संगम वंश का शासक। फिर उसके बाद कौन बनता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय शासक बनता है। कब? 1465 ईस्वी में। ठीक है, अब विरूपाक्ष द्वितीय ही संगम वंश का सबसे अंतिम शासक होता है, और इसी की मृत्यु, इसकी हत्या करने के बाद यहीं से संगम वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए कि विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी में संगम वंश पे बैठता, मतलब कहां पे? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर की गद्दी पर बैठते हैं, और 1485 ईस्वी तक इनका शासन चलता है। इन्होंने कुछ नहीं किया था अपनी जिंदगी में, सिर्फ गद्दी पर बैठे, घूमे टहले, लोगों को देखा, इसके सिवा इनको कोई काम नहीं था, कुछ उन्होंने किया नहीं। बस यही आपको देखना है कि ये अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन बनेगा विरूपाक्ष द्वितीय। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। कुछ नहीं किया था इन्होंने, इसलिए न कभी एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन इनके बारे में पूछा है और न ही आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे। सिर्फ इतना ही होगा कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन थे। ठीक है, उनकी हत्या हो गई थी। फिर देखिए हम बताएं, यह संगम वंश का कौन? यह संगम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जिसकी हत्या 1485 ईस्वी में कर दी गई, और संगम वंश के समाप्ति के बाद
सालू वंश की शुरुआत हुई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संगम वंश के बाद सालू वंश के बारे में। अब क्वेश्चन मैंने बताया ना कि अगर सालू भी लिखा है तो भी आंसर सही होंगे और नरसिंह लिखा है तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सालू वंश के बारे में। सालू वंश की स्थापना होती है 1485 ईस्वी में और चलता कब है 1505 ईस्वी तक। तो देखें, विजयनगर के द्वितीय राजवंश का संस्थापक सलू नरसिंह था। कौन था? सलू नरसिंह था। कौन? विजयनगर साम्राज्य के द्वितीय राजवंश का संस्थापक जो था उसका नाम था सलू नरसिंह। सलू नरसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था तिम्मा ये और एक का नाम था इम्माडी नरसिंह। तिम्मा जो है, तिम्मा की हत्या कर देते हैं कौन? इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह हत्या करके इसीलिए इसे विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बल व्यवहार या बल अपहार, मतलब कि अपने ताकत के बल पर नहीं, अपने ताकत के बल पर जो है राजगद्दी पे बैठना। ठीक है, इसको विजयनगर साम्राज्य का प्रथम बल प्रहार की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो देखिए इम्माडी नरसिंह के शासन काल में इसके सेनापति नरसा नायक, ये याद रखिएगा, इम्माडी नरसिंह के सेनापति का नाम क्या था? नरसा नायक। नरसा नायक के पास वास्तविक शक्ति थी। पूरे शासन काल में इम्माडी नरसिंह जब अपने राजगद्दी पर बैठता है तो इसका पूरे शासन का जो भार था ना, जो पूरी शक्तियां थी, सारे कार्य को कराने की शक्तियां जो थी वो किसके पास थी? नरसा नायक के पास। तो नरसा नायक के पास पूरे वास्तविक शक्ति थी। अब 1505 ईस्वी में नरसा नायक का पुत्र जो है उसका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह की हत्या कर देते हैं और करके सिंहासन पर अधिकार करके एक नए वंश तुलु राजवंश की स्थापना कर देते हैं। आपको तुलु वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, फिर जब नए वंश की स्थापना कर देते हैं जिसे हम तुलु वंश के बारे में जानते हैं, तुलु वंश की स्थापना कब होती है? तो 1505 ईस्वी में। चलता कब तक है? तो 1570 ईस्वी तक। तो देखिए वीर नरसिंह कौन था? वीर नरसिंह था नरसा नायक का पुत्र। ठीक है, ये किसकी हत्या की करते हैं? तो ये करते हैं इम्माडी नरसिंह की हत्या करके नए वंश की स्थापना कर देते हैं। देखिए 1505 ईस्वी में राजगद्दी बैठता है, 1509 तक ये शासन करते हैं, टोटल 4 साल तक। और वीर नरसिंह के इस प्रकार के राजगद्दी पर अधिकार करने से विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में इसे द्वितीय बल प्रहार की संज्ञा दी गई है। क्या हमने पढ़ा कि वीर नरसिंह के इस प्रकार से राजगद्दी पर अधिकार करने के कारण जो इसे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में इसे क्या करते हैं? द्वितीय बल प्रहार की संज्ञा दी जाती है। प्रथम बल प्रहार की संज्ञा किसे दी जाती है? तो सलू वंश को। और द्वितीय बल प्रहार की संज्ञा किसे दी जाती है? तुलु वंश को। ठीक है, बस इसके बारे में आप कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो बनते हैं वो बनता है कौन? राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राजगद्दी में बैठते हैं कब? 1509 ईस्वी में और राज करते हैं कब तक? 1529 ईस्वी तक। ठीक है, यह तुलु वंश का महान शासक था। इस राजा का उल्लेख किसने? बाबर ने अपने किताब बाबरनामा में भी किया है। उसने ये कहा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था। ठीक है, हम पढ़ेंगे पूरे क्लियर। ठीक है, देखें तुलु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को राजगद्दी पे बैठा। कृष्णदेव राय की चर्चा बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया है। किसने बताया है? तो ये देखिए क्वेश्चन बनेगा कि किस राजा ने अपनी किताब में कृष्णदेव राय की चर्चा करे हैं? तो बताएंगे आप बाबर ने। ठीक है, बाबर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबर का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है बाबरनामा। ठीक है, इसने अपने सफल अभियानों में 1505 से लेकर 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को आदोनी के समीप हराया था। क्या किया था इसने? 1509 ईस्वी से लेकर 1510 ईस्वी तक बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप कृष्णदेव राय ने हराया था। अब कृष्णदेव राय ने
बीजापुर, देखें कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को 1512 ईस्वी में, ये याद रखें आप कि कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ खां को 1512 ईस्वी में परास्त करके रायचूर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे देखें, तथा गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? तो कृष्णदेव राय ने। फिर देखें 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक किया रुद्र प्रताप देव ने से कई बार युद्ध किया और हर बार रुद्रदेव प्रताप की पराजय हुई। अब पराजय से निराश होकर इसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दी। ठीक है, तो कृष्णदेव की रचनाएं दो हैं, एक तेलुगु भाषा में है और एक है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो तेलुगु भाषा में जो है उसका नाम है अमृत माल्याद। अमृत, ठीक है, ये कथा का है अमृत माल्याद। ये क्या है? कृष्णदेव राय की तेलुगु भाषा में जो रचना की गई थी। ठीक है, अब इसी की एक रचना है जो संस्कृत भाषा में है, जिसको कहते हैं जम्बुवती कल्याणम। ठीक है, जम्बुवती कल्याणम की रचना की थी किसने? कृष्णदेव राय ने। अब देखें कृष्णदेव राय की कुछ उपाधियां थी, उसमें क्या क्या है? एक पहली उपाधि इसकी थी आंध्र भोज, दूसरी थी अभिनव भोज, तीसरी थी आंध्र पितामा। ठीक है, इसने आदि उपाधि को धारण किया था। ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। आगे देखें, इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिगोस पायस थे। ठीक है, इसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री विजयनगर जो आए थे वो कौन कौन से थे? एक का नाम था बारबोसा और दूसरा का नाम था डोमिगोस पायस। ठीक है, ये क्या है? ये विजयनगर आए थे। ठीक है, कब आए थे? कहाँ? विजयनगर आए थे। तथा इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। कितने रहते थे? तो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। उन 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। देखें, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से पुकारा जाता था। कृष्णदेव राय के शासन काल में ही पुर्तगाली यात्री बारबोसा और डोमिगोस पायस जो विजयनगर में आए थे, और इसी के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहते थे। देखिए, इन कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि जो थे उनका नाम था अलसानी पेद्दन। क्या नाम था? पेद्दन। देखिए, ये चीज तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड वर्ड है, पेद्दन। ठीक है, तो पेद्दन आपको याद रहेगा। ओके, तो इन कवियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन से थे? पहले एक का नाम था अलसानी पेद्दन और दूसरे का नाम था तेनालीराम। तेनाली राम। क्या नाम था? तेनाली राम। ठीक है, क्या नाम था उनका? दूसरे का तेनाली राम। ये दो लोग थे, वो 8 कवियों में से सबसे प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, देखिए आगे, तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि अल्पसानी पेद्दन को दी गई है। ये याद रखें कि तेलुगु कविता की पितामह की उपाधि किसी कवि को दी गई है, तो आपका आंसर होगा अलसानी पेद्दन को। ठीक है, आगे देखें, इनकी मुख्य कृति कौन सी है? इनकी मुख्य कृति है मनुचरित तथा हरि कथा सार। कौन कौन सी इनकी मुख्य कृति है? इनकी मुख्य कृति है मनुचरित तथा हरि कथा सार। किसकी है मुख्य कविता? तो अलसानी पेद्दन की। ओके, आगे देखिए, तेनालीराम रामकृष्ण की रचना पांडुरंग महात्यम है। ठीक है, अब देखिए, ये तो इनकी रचना होगी, कौन सी है? मनुचरित तथा हरि कथा सार। लेकिन तेनालीराम की जो रचना है वो इनका पूरा नाम था तेनालीराम रामकृष्ण। ठीक है, की रचना कौन कौन सी है? तो ये है पांडुरंग महात्यम, ये एक रचना इनकी महत्वपूर्ण है। आगे देखें, इसके शासन काल में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। मतलब कृष्णदेव राय की
जो शासन काल था, इस शासन काल को एक तेलुगु साहित्य में क्या कहा गया, कौन सी उपाधि दी गई है, तो क्लासी युग कहा गया है। ओके, आगे देखें, कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर तथा हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण अपने ही शासन काल में करवाया था। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर तथा हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण अपने ही शासन काल में इसने करवाया था। और आगे चल के इसकी जो मृत्यु होती है, उस मृत्यु की डेट है 1529 ईस्वी में। मृत्यु होने के बाद इसके भतीजे अच्युत देव राय विजयनगर साम्राज्य पर बैठते हैं, ठीक है। तो इनका अब शासन काल चलता है कहां से, तो 1529 से लेकर 1582 ईस्वी तक 42 ईस्वी तक अच्युत देव राय जो हैं वो शासन करते हैं। ये कौन थे, ये कृष्णदेव राय के भतीजे थे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको भी। कृष्णदेव राय के बाद इसका भतीजा शासक बना अच्युत देव राय के, क्या नाम था उसका, अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनीज विजयनगर आया था। कौन आया था, नुनीज। अब कृष्णदेव राय के समय में कौन कौन आया था, बारबोसा और डोमिगोज पायस, ठीक है। अब इसके शासनकाल में कौन आया था, नुनीज आया था। जो कहां पे आया था, ये कौन था, पुर्तगाली यात्री था। कहां पर आया था, विजयनगर आया था। किसके शासनकाल में आया था, अच्युत देव के शासनकाल में आया था। इसके देखें, इसकी मृत्यु 1542 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है, 1542 ईस्वी में। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। उसके बाद देखें, सदाशिव राय गद्दी पे बैठता है सिंहासन पर। इसकी शासनकाल चलता है 1542 से लेकर 1570 ईस्वी तक यह शासन करता है। इस वंश का अंतिम शासक भी कहा गया है इसको। क्यों, सदाशिव राय को। सदाशिव राय इस वंश का अंतिम शासक था। ओके, समझ में आ गया। तो इसकी मृत्यु सदाशिव राय 1542 ईस्वी में शासन करता है। और कब तक करता है, 1570 ईस्वी तक। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव राय था। इसका सेनापति राम राय था, ठीक है। राम राय ने इसके शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले रखी थी, ठीक है। शक्तियां क्या किया था इसने, अपने हाथ में ले रखी थी। अब बहमनी राज्य के 5 राज्य थे, जिसमें से 4 राज्यों को छोड़कर, ठीक है, 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर जो होता, उसने सारे लोगों ने विजयनगर पे हमला कर दिया था। वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए आगे, बहमनी राज्य में से 5 राज्य, पहला बीजापुर, ये लिखा है, ठीक है। दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बरार, चौथा बीदर, पांचवा अहमदनगर। इन 5 राज्यों में से सिर्फ बरार को छोड़कर अन्य 4 राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया था, ठीक है। क्या हुआ था, इन लोगों ने, देखिए, बरार को छोड़कर अन्य 4 राज्यों में से मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया। और इसी युद्ध को तलीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को, मतलब बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर, इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों ने, मतलब कौन कौन, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार को छोड़कर बीदर और अहमदनगर में से चारों लोगों ने 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर देते हैं, ठीक है। इसी युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया, ठीक है। याद रखें कि तलीकोटा के युद्ध के मैदान में ही राम राय मारा गया। इसने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बना लिया और तिरुमल ने ही सदाशिव राय की हत्या करके आरवीडू वंश की स्थापना कर देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आरवीडू वंश के बारे में। आरवीडू वंश की स्थापना होती है 1570 ईस्वी में और चलती कब तक है, 1650 ईस्वी तक। देखिए, तिरुमल ने इस वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में कर दी।
ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य का तथा दक्षिण भारत का यह अंतिम वंश था। क्वेश्चन बनेगा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन था? तो आरवीडू वंश था। या फिर क्वेश्चन बन सकता है दक्षिण भारत का अंतिम वंश कौन था? तो आपका आंसर होगा आरवीडू वंश। देखिए आरवीडू वंश की राजधानी कौन सी थी? पेनुगोंडा। क्या नाम थी? पेनुगोंडा। ठीक है। अब आगे देखिए श्रीरंग तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरई इन स्वतंत्र राज्यों का निर्माण तथा विजयनगर राज्य का पतन हो गया। ठीक है। इन तीन लोगों क्या हुआ? स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ तथा विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में कि बाबर का आक्रमण होता है, जो हमने इससे पहले की क्लास में बता रखा है। ठीक है। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप जल्दी से बाबर मुगल साम्राज्य को अपलोड कर दीजिए, मुगल डायनेस्टी। तो बच्चों मैं बता दूं कि जब इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, इससे पहले भी कुछ रहता है, जैसे कि हमने आपको बताया मुगल विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बाद हम आपको बाबर के बारे में पढ़ा देंगे। पेशेंस रखें, परेशान नहीं हो, पूरे नोट्स सब कुछ यही मिल जाएगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं फिर से आप कह रहा हूं जल्दी से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है। उससे आप लोग जुड़ जाएं, उससे आपको डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड हो जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीजें आप परचेज कर रहे हैं, यकीन माने जो चीज मैं आपको दे रहा हूं यही चीज आप परचेज करके पढ़ते हैं, तो क्यों ना आप फ्री में पढ़ें, क्यों पैसा खराब कर रहे हैं? ठीक है। टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सबका फायदा उठाएं। ठीक है। क्योंकि मेरा जो मकसद है ना कि देश के हर कोने तक, हर गरीब बच्चे तक मैं अपनी एजुकेशन को पहुंचाना चाहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं उसमें अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सिर्फ आप इतना करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ताकि हर जरूरतमंद बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके और उसका फायदा उठा सके। ठीक है। इंग्लिश, ग्रामर, हिस्ट्री के बाद भी बहुत सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल आप उसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो मन तो आपका करेगा ही, सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होता सिवाय फायदे का। ठीक है। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों का फायदा हो जाएगा। ठीक है। उनको तो वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में, नए उमंग, नए जोश के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।